ओके एवरीवन, यूनिट 1 चैप्टर 2 कर रहे थे हम लोग। कल हमने ये स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर, ठीक है। पहले देखते हैं कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इस चैप्टर का नाम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। व्हाई? बिकॉज दीज आर डेवलप है, डेवलपिंग है, कोई भी है, ठीक है। देन हमने क्या चीज स्टडी की थी? वी हैव 3 मेन प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी हमारी 3 मेन प्रॉब्लम्स थी? दीज वर योर प्रॉब्लम्स: एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ, फॉर whom, व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब किसके अंडर आती हैं? ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर आता है, ठीक है। एलोकेशन का मतलब मैंने कल भी बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना है। ये 3 आपके सिनेरियोज हैं। चलिए, फिर उसके बाद जो हमने स्टडी किया था दैट वाज कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। में आप क्या चीज स्टडी करते हो? वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर और कैपिटल। सिंपल सी चीज है, इसमें आपको ये चीज डिसाइड करनी है वेदर टू प्रोड्यूस वन टाइम यूज गुड या जो बार बार आपको प्रोडक्शन करके देता है वो। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचें तो हम बोलते हैं कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर हमने इसमें एक और पॉइंट पढ़ा था दैट वाज कि पीस टाइम गुड्स बनाने चाहिए या वॉर टाइम गुड्स बनाने चाहिए। देन हाउ टू प्रोड्यूस में यू हैव 2 टेक्निक्स। कौन कौन सी? लेबर या कैपिटल, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, आप कौन सी, क्या आपका मोटिव है। लास्ट वाज, सेकेंड लास्ट वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का सेकेंड नेम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम? हम कहते हैं कि यार हमारी जो इनकम है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ओके। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से सेक्शन को टारगेट करना है, वेदर लैंडलॉर्ड्स को, लेबर को, जो कैपिटल पैसे लेंड कर रहे हैं उनको, या जो एंटरप्रेन्योर हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं उनको। आपको टारगेट सेक्शन यहाँ पे डिसाइड करना है। मतलब क्या है कि सोसाइटी यहाँ पे 2 हिस्सों में नहीं 4 सेक्शंस में डिवाइड हुई है। रादर देन रिच पुअर, हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि यार लैंडलॉर्ड है या क्या, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पे आप ये बात करते हो। लास्ट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया था दैट वाज व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मींस फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको आज कितनी सेविंग करनी है। अगर आज अपना करंट लेवल आप इंक्रीज कर दोगे तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इट मींस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्मूथ नहीं रहेगी। आज अगर अच्छी है कल को बहुत डाउन हो जाएगी क्योंकि आपने छोड़ा ही नहीं है कुछ। ये आपकी चौथी प्रॉब्लम थी, ओके। यू नीड नॉट टू टॉक अबाउट फुलर यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ बिकॉज दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, ओके। फिर हमने थोड़ा सा जो स्टार्ट किया था पॉइंट दैट वाज कि 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। देश को 3 जने चलाते हैं, 3 तरीके से चलता है। या तो सरकार चला रही होगी, मतलब कैपिटलिस्टिक, मतलब या तो मार्केट इकोनॉमी होगी, या सरकार चला रही होगी, या दोनों मिलके चला रहे होंगे। ये हमारा टॉपिक इन कंटिन्यूएशन है। हम आज इसको रीड करेंगे, फिर देखते हैं यार और क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस हियर इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मैंने कल भी डिस्कस किया था, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है दैट इज लेजिस्फेयर इकोनॉमी। लेजिस्फेयर का मतलब ही फ्री इकोनॉमी होता है, फ्री मार्केट फोर्सेस अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, ओके। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सिंपल पता है क्या है? फैक्ट्रीज किसके नाम पे होंगी? यहाँ पे प्राइवेट बंदों के नाम पे होंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। These are owned, controlled by private individual for profit. Then the government do not interfere in the management. Characteristics क्या है? ये मैंने कल आपको थोड़े थोड़े बता दिए थे। क्या क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। इसका मतलब राइट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप का कि यार तुम अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हो। यहाँ पे सरकार ऐसा नहीं बोलेगी। कई देशों में ना ऐसा होता है, नेपाल में अगर आप लगाओ ना, नेपाल में अभी भी ऐसा है कि यू कैन नॉट बाय योर ओन लैंड। जो बाहर वाले लोग हैं ना वो वहां पे जाके रेंट पे ही रह सकते हैं, आप अपने नाम पे जमीन नहीं खरीद सकते हो। सरकार के नाम पे जमीन होएगी, तुम उसको रेंट दे सकते हो। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है फुल फ्लेज, वहां पे आप अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज प्रोडक्शन। इसका मतलब एक बंदा क्या प्रोड्यूस करेगा वो उसके ऊपर है, जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा लगेगा वो प्रोड्यूस कर लेगा। गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि यार क्या चीज प्रोड्यूस करनी है एंड क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करनी है, ठीक है, ओके। देन फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर कंजम्पशन। यहाँ पे ना कंज्यूमर के पास, ओके,
क्यों? क्योंकि प्राइवेट लोग हैं तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स बनती होंगी यहाँ पे। इट मीन्स कंज्यूमर जो भी खरीदना चाहता है कंजम्पशन के लिए वो खरीद सकता है, फ्रीडम है उसको, उसको कोई रिजिडिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि तुम्हें यही चीज खरीदनी है, जो कि सोशलिस्टिक में होगी। क्यों? क्योंकि सोशलिस्टिक में चीजें ही एक या दो बनती है, रेलवेज है यार, ठीक है, हमें ट्रेनें अच्छी नहीं भी लगती, या पीआरटीसी, अगर हमें लगता है बसेस गंदी है, बट जो नहीं ट्रेवल कर सकते दूसरे तरीके से वो करते हैं यार, ओके, यू डोंट हैव एनी चॉइस। देन प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पे, प्रॉफिट मोटिव ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उनका तो मेन मोटिव ही यही है कि प्रॉफिट मोटिव होगा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब मैंने कल भी बताया था, रूलर होता है, कंज्यूमर इज द किंग भी बोल सकते हो यहाँ पे आप। किंग का मतलब यार सिंपल पता है यहाँ पे क्या है, कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही, कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन की जाती है, ओके। अगर तुम कंज्यूमर की मर्जी के खिलाफ कुछ बनाओगे वो बिकेगा ही नहीं, ओके, बिकेगा नहीं तो फिर ये जो मोटिव है कौन से वाला, प्रॉफिट, वो ही पूरा नहीं होएगा, तुम्हारा तो सामान ही नहीं बिक रहा है यार यहाँ पे। देन लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा होता है यहाँ पे, यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन हाई होता है, बिकॉज प्राइवेट है, ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ग्रोथ कंपटीशन ऑब्वियसली आता है, एक जने को काटने के लिए रेडी रहता है यहाँ पे। क्लियर? लास्ट पॉइंट ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, क्या है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है। बेसिकली जो ऐसी इकोनॉमीज है वो बहुत कम है अभी भी है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। हमारी जो इकोनॉमी थी 1930 से पहले, ग्रेट डिप्रेशन से पहले, सारी की सारी यही इकोनॉमीज थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब आपकी गवर्नमेंट का लिया जाता था, तब सारा का सारा जो चीजें थी वो प्राइवेट लोग ही चलाते थे या मार्केट फोर्सेस ही चलाते थे, ओके। सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, नाउ इसमें यार सबका आंसर एक है, सबका आंसर एक है कि जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा लगेगा ना वो चीज चूज करेगा। फर्स्ट से शुरू करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, लग्जरीज प्रोड्यूस करेगा या नेसेसिटीज प्रोड्यूस करेगा, लग्जरीज, लग्जरीज, नेसेसिटीज की प्राइस हमेशा कम होती है, नेसेसिटीज की प्राइस ऑलमोस्ट कम होती है, लग्जरीज में ही आप पैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो। और प्राइवेट बंदे का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट ज्यादा प्राइस में से कवर होगा या कम प्राइस में से कवर होगा, ज्यादा प्राइस में से कवर होगा। इट मींस नॉर्मली यहाँ पे जो टारगेटेड सेक्शन रहता है वो रिच सेक्शन ही रहता है, एंड नॉर्मली जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वो वही प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, अब इसका आंसर ना नॉर्मली बच्चे मुझे जो मेरे को 90% आंसर आता है दैट इज मैम कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मोटिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, सीधी सी बात है, मेरा मोटिव है प्रॉफिट को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना। मैंने कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव हमेशा महंगी ही होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इट विल डिपेंड कि कई बार कैपिटल भी सस्ती मिल जाती है, कई बार लेबर भी सस्ती मिल जाती है, तो अगर मेरे को कॉस्ट कम करनी है उस टाइम पे देखूंगी कि मेरे को कौन सी चीज सस्ती मिल रही है, मैं वो चीज ले लूंगी, बात खत्म, ठीक है। आपको वहां पे अगर लिखा हुआ आता है कि यार अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो कौन सी टेक्निक चूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, आपको दोनों में से कोई भी ऐसे टिक नहीं करना, तीसरा कोई ऑप्शन होगा जो रेलिवेंट होगा या नन ऑफ दिस होगा वहां पे, ओके। देन डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, मैंने बता दिया किसके लिए प्रोड्यूस करती है, हु हैव द बाइंग कैपेसिटी, रिच लोगों की होगी यार यहाँ पे, पुअर लोगों की तो बाइंग कैपेसिटी इतनी होती नहीं है, ठीक। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर सेविंग अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय, सेविंग आप कितना सेव करोगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दो वर्ड यहाँ पे, वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है इंटरेस्ट, एक है रिटर्न, दोनों ही रेट्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। सेविंग करते हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तुम जितना इंटरेस्ट मिलेगा तुम उसके बेसिस पे सेविंग करोगे, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है करोगे, अगर इंटरेस्ट है तो तुम सेविंग्स नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट कब तुम ज्यादा करते हो, रिटर्न का रेट ज्यादा हो, यहाँ पे दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, वहां पे दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास, जो कंज्यूमर की सेविंग्स है दैट इज गवर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न, बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए जब हम
सेविंग की बात करते हैं तब रिटर्न की बात नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पे करते हैं कि यार इतना हमने इन्वेस्ट किया, अब वापस रिटर्न कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, ये चीज पे लिखी हुई है। कंज्यूमर सेविंग्स अमंग अदर फैक्टर्स, दीज आर गवर्न्ड बाय rate of interest which is prevailing in the market. Higher the interest rate, higher will be the savings. इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, जितनी ज्यादा तुम्हें लगेगा कि तुम्हें प्रॉफिट अर्न होगा उतनी ज्यादा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, बात खत्म। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यार जो हमारी 4 प्रॉब्लम्स है, कौन से हेड के अंडर ये 4 प्रॉब्लम्स थी? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर जो हमारी 4 प्रॉब्लम्स है उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है, आपने ये देखा यहाँ पे। ओके, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। क्यों वैरायटी ऑफ गुड्स है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलर्स आके खड़े हो जाते हैं तो बनाएंगे भी बहुत ज्यादा गुड्स यहाँ पे। सेकंड, इकोनॉमी विल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्यों? वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगी, नीचे वाली क्वालिटी का भी बनेगा, ऊपर वाली क्वालिटी का भी बनेगा, उससे ऊपर वाली क्वालिटी का भी बनेगा। तो जो लोग अच्छा स्टैंडर्ड अपना लिव करना चाहते हैं वो अर्न कर सकते हैं, उन चीजों को बाय कर सकते हैं। दे कैन लिव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नॉर्मली सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये चीज नॉर्मली मिसिंग होती है। क्यों? वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स ही नहीं होते हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती है परचेज करने के लिए गुड्स, 1 या 2 गुड्स से ही चलाना पड़ता है काम। देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज रिजल्ट इन मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ये क्या पॉइंट है? हमने पढ़ा ना, यहाँ पे प्राइवेट बंदे को फ्रीडम है कि वो कुछ मर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। जब मैं अपनी मर्जी का कुछ करूंगी तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। जब गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी कि यार ये चीज बनाओ या ये चीज ना बनाओ तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। लाइक स्टूडेंट्स, अब तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, ठीक है, पेरेंट्स तुम्हें प्रेशर डाल के बोलेंगे यार नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, एफिशिएंसी कम, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। अगर तुम अपनी मर्जी से कोई चीज करोगे जैसे कि प्राइवेट बंदा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में करता है, ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। ओके, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। ओके, देन कैपिटलिज्म प्रिजर्व फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट है यार? यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, आप कुछ मर्जी कर सकते हो, यहाँ पे आपको रुकावट नहीं है। ओके, देन इट रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है कि यार नॉर्मली प्राइवेट एसोसिएशंस में अगर बंदों को टारगेट्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट वाली एसोसिएशंस में बहुत कम होती हैं ये वाली चीजें, प्राइवेट कंपनीज में ही टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर आप वो टारगेट अचीव करोगे तो आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। देन यू विल गेट मोटिवेटेड, फिर आप और ज्यादा काम करोगे, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई। अब सरकारी में क्या होता है? तुम जितना मर्जी काम करो, तुम्हारी तनख्वाह एक ही रहने वाली है, इतनी ही रहेगी बस तुम्हारी, ठीक है। तो बंदे को पता है कम काम करो ज्यादा काम करो इतनी सैलरी तो मिल ही जानी है, तो वहां पे एफिशिएंसी इतनी नहीं आती है। ओके, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें फास्टर रहेगा, इसमें या सोशलिज्म में? इसमें, कैपिटलिस्टिक में रहेगा। सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के ही तो हैं। ओके, लास्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज्ड। क्यों? अभी तो बताया, प्रॉफिट मैक्सिमम करना ना, प्रॉफिट मैक्सिमम करने का एक ही तरीका है, कॉस्ट को कम कर दो, ठीक है। क्योंकि तुम प्राइस तो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम प्रॉफिट तो दूसरे तरीके से भी मैक्सिमम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर तुम बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो कंज्यूमर तुमसे खरीदेगा ही नहीं गुड को। तो तुम्हारे पास एक बेनिफिट होना चाहिए विच इज कॉस्ट एडवांटेज, नॉट प्राइस एडवांटेज, ठीक है। कॉस्ट में कमी करो, प्राइस बढ़ाओ, तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? एनी डाउट इन मेरिट्स? एनी डाउट? ओके, व्हाट आर द डीमेरिट्स? इसके डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस से हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यार जो गैप होता है ना रिच और पुअर का, वो बढ़ता रहता है। वाई? क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो रिच सेगमेंट के लिए ज्यादा होती है, लग्जरी बेस्ड सॉरी प्रॉफिट मोटिव गुड्स बनते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो रिच है वो और रिच हो ही जा रहा है, और जिसके पास इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि वो लग्जरीज को प्रोड्यूस कर सके, जिसका इतना बजट नहीं है, वो नहीं बना सकता इतने महंगे गुड्स,
वो और नीचे 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 हो जा रहा है। इट मीन्स वेल्थ इज अपोर्शनड बाय फ्यू, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है वेल्थ इज अपोर्शनड बाय फ्यू का मतलब क्या है, वेल्थ थोड़े से हाथों में ही रहती है, कंसंट्रेशन वेल्थ की थोड़े से लोगों के हाथों में ही रहती है, बाकी लोग गरीब रह जाते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, इनॉर्मस वेल्थ प्रोड्यूस्ड इज अपोर्शनड बाय फ्यू, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं एंड कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। ओके, ये तो पता ही है हमें क्या पॉइंट है, वेलफेयर तो यहाँ पे निग्लेक्टेड है ही, क्यों, क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो कभी भी सोशल वेलफेयर का काम नहीं करती है, प्रॉफिट के लिए काम करेगी, प्राइस ज्यादा चार्ज करेगी हमेशा। ओके, वेलफेयर तो रहेगा ही नहीं यहाँ पे। थर्ड, पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर कुछ लोगों के हाथों में पैसे हैं, ओके, और कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो डिमांड कौन सा सेक्शन कर रहा होगा, ये बात बताओ, ज्यादा डिमांड कौन से सेक्शन की तरफ से आ रही होगी, रिच, और रिच ज्यादा डिमांड करेगा लग्जरीज को, तो हमें पता है क्या लगेगा कि यार सोसाइटी में ना नेसेसिटीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 में से 8 लोग या 6 लोग लग्जरीज की ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि बाकी लोगों के पास पैसे ही नहीं थे डिमांड करने के लिए, उन्होंने डिमांड कुछ किया ही नहीं है। आप 6 लोगों के डिमांड के बेसिस पे सोसाइटी की डिमांड को नहीं बता सकते कि हाँ सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ लग्जरीज की डिमांड है। क्यों, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पैसे कुछ लोगों के हाथों में, कुछ लोग गरीब हैं, वो उतनी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो निग्लेक्टेड सा पार्ट रह जाता है यहाँ पे, जो दिखता है, जो डोमिनेट कर जाता है पार्ट, वो कौन सा पार्ट डोमिनेट कर जाता है, वो ना रिच वाला पार्ट डोमिनेट कर जाता है। तो जो हमें लगता है ना सोसाइटी की, यार इस सोसाइटी में तो ना सिर्फ लग्जरीज की डिमांड है, वो गलत है। पैटर्न ऑफ डिमांड नीड्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, सोसाइटी की जरूरत कुछ और है, सोसाइटी कुछ और चाहती है, लेकिन हमें दिख कुछ और रहा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। देन the producer spends huge amount of money on advertisement, obviously यार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इट मींस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर को ना डोमिनेट करना होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, बताना होता है कि दूसरे का प्रोडक्ट उसमें ये खराबी है, हमारे प्रोडक्ट में ये अच्छाई है, तो लॉट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज like fair exhibition, so there is wastage of resources. Then less wage goods are produced. What are wage goods, what are wage goods, rice, wheat, ठीक है। अब जैसे ना हम कहते हैं ना कि बार्टर सिस्टम होता था पहले, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग काम करेंगे, ठीक है, लोग कमाएंगे और उनको पैसों के बदले में उनको वो चीज दे दी जाएगी, मतलब उनको क्या दे दिया, अगर उन्होंने क्रॉप उगाई है तो वीट दे दिया, ठीक है, उनको राइस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वेज गुड्स जो है दैट आर नेसेसिटीज, ओके, अब नेसेसिटीज की तो इसमें डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्या कारण है उसका, क्योंकि उसमें लेस प्रॉफिट मार्जिन होता है, वेज गुड्स में लेस प्रॉफिट मार्जिन होता है, इस वजह से यहाँ पे उनका प्रोडक्शन नहीं होता है। आप वेज गुड्स की एग्जांपल भी नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक वीट, राइस, बहुत सारी है, ठीक है। वेज गुड्स का सिंपल मतलब क्या है, आपने काम किया, आपको वेज के बदले में गुड्स मिल गए, आपको वेज नहीं मिली, आपको पैसे नहीं मिले, आपको उसके बदले में गुड्स मिल गए, वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। क्लियर। देन capitalism leads to formation of monopolies. Now what is this? Monopoly means monopoly single seller. अब यार जब एक बंदा जो लग्जरीज बना रहा है उसी के प्रोडक्ट की डिमांड आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, ठीक है, अब वो प्रोड्यूस कर करके एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा प्रोड्यूसर कि उसको कोई कंपीट करने के लिए बचेगा ही नहीं, लाइक एप्पल, ठीक है, अगर हम एप्पल की आईफोन की बात लें, ठीक है, पहले इतनी डिमांड नहीं होती थी, पहले किसी किसी के हाथ में ही आईफोन होता था तो हम कहते थे हाँ यार इसने पकड़ा हुआ है, फिर क्या हुआ, वो स्टेटस सिंबल बन गया,
ठीक है, वो लग्जरी है एक तरीके की, जिसके पास भी है, लोग उसको डिमांड करते हैं, डिमांड कर करके उन्होंने आईफोन, एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि वो अब एक तरीके की मोनोपोली है। हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने क्रिएट नहीं किया जानबूझ के, अपने आप ही क्रिएट हो गई ये चीज। क्यों? क्योंकि हम लोग ही जो कंज्यूमर्स हैं वो एक चीज को बार बार डिमांड करके उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को मोनोपोलीज में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें तो बस यार तुम्हारा ही प्रोडक्ट चाहिए, दूसरे बंदे का प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। ओके, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। नाउ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय, अब यार सरकारी कंपनीज में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, काम ज्यादा, सैलरीज कम। ओके, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज देयर। ओके, देन कंज्यूमर सॉवरेनिटी एक मिथ है। क्या मतलब है इस चीज का, किसी को ये वाला पॉइंट याद है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी, व्हाई इट इज मिथ, कंज्यूमर्स ऑफर बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसका पॉइंट क्या था? यस बच्चा, क्या पॉइंट है ये? सही, सही। अब हमें सपोज करो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ठीक है, हमारी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदे। अब वो बंदा बार बार ना, हम कोई मोबाइल पे कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, या टीवी ऑन कर रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, बार बार उस चीज की ऐड आई जाएगी, आई जाएगी, आई जाएगी, ठीक है, बीच में, ठीक है, तो हमें फ्लैश करती रहती है, नीचे आती रहती है, तो क्या होता है उसके साथ, एक बार तो दिमाग में क्लिक करते नहीं यार इसको खोल के देख ही ले यार क्या है इसमें, ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद यार इसको खरीद के भी देख ही लेते हैं, बेचारा इतना बेच रहा है, इसको कुछ तो होएगा इसमें, ठीक है, इतना जोर लगा रहा है इस पे। तो इट मीन्स उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि यू आर किंग, लेकिन वी आर नॉट किंग, ठीक है, हम बेवकूफ हैं, वी आर विक्टिम्स, ठीक है। क्यों विक्टिम्स है? क्योंकि वो नहीं बना रहे जो हम मांगते हैं, वो बेच रहे हैं, वो जो वो बनाते हैं, ठीक है, वो जैसे मर्जी बेचें, उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेचें, जैसे मर्जी हमें अट्रैक्ट करें, वन के साथ वन फ्री करके दें, ठीक है, फिर बंदे को आदत पड़ जाती है कि यार एक के साथ एक फ्री उसमें मिलता है, वही चीज ले लो। ओके, तो इट मीन्स कंज्यूमर यहाँ पे जो सॉवरेनिटी है दैट इज ओनली अ मिथ। ओके, लास्ट, इट ऑल्सो लीड्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिकॉज यार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सीधी सी बात है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता ही होता है। क्लियर? ओके, दिस वाज योर होली सोली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, नाउ व्हाट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम याद कर लेने, कौन कौन से? कंट्रोल्ड, देन कमांड, सेंट्रली प्लान्ड। क्यों कमांड? क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट बैठे बैठे कमांड करेगी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एक जगह पे बैठ के प्लानिंग होगी। आपने बिजनेस स्टडीज में एक वर्ड पढ़ा होगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये वही है। सेंट्रली प्लान्ड का मतलब सेंट्रलाइजेशन, एक जगह पे डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको फैलाया जाता है, सारे जने उसको मानते हैं, ठीक है, दैट इज डन इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एक आपको याद करना है ये वाला पॉइंट कि यार ये कहां पे पहले डिस्कस किया गया था। इट वाज डिस्कस्ड बाय, प्रपोनेंटेड का मतलब गिवन बाय, डिस्कस्ड बाय कार्ल मैक्स, फ्रेडरिक एंजल्स, उनका काम था मैनिफेस्टो, जो कि पब्लिश हुआ था 1848 में। लास्ट वाले चैप्टर में हमने सिर्फ एक ही ईयर पढ़ा था, इसको ना ऐसे याद करते रहा करो कि कहां कहां पे एडम स्मिथ वाला वर्क था, यहाँ पे, ठीक है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, प्रोडक्शन कौन ओन करता था? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे प्राइवेट बंदा कुछ ओन नहीं करता, सब कुछ सोसाइटी के हाथों। सोसाइटी का मतलब यहाँ पे सरकार है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ये ना वर्ड रिप्लेस करके कई बार स्टेट भी लिख देते हैं। अब ना कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इन्होंने ना यहाँ पे ये ना स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, फिर मतलब सरकार है, सरकार के हाथ में सारे का सारा कंट्रोल। ये कई बार ना इसको एक दूसरे की जगह हैं वर्ड को, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है सोशल ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज विल बी ओन्ड बाय, लैंड विल बी ओन्ड बाय कौन? गवर्नमेंट। बस सिंपल सी बात। ओके, सोशल वेलफेयर यहाँ पे प्लेस ले लेता है किसकी? प्रॉफिट मोटिव की। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे एक जगह पे प्लानिंग की जाएगी और उसको माना जाएगा। कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्यों? सरकार अपने आगे खड़ने ही नहीं देती, किसी को कहती नहीं कि जो मैं बना रही हूँ वो तू भी बना, किसी को अलाउ ही नहीं करती, तो कंपटीशन कहां से आएगा? ओके, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय, हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो यहाँ पे नहीं होती है, बिकॉज एक फिक्स्ड टाइम होता है, ठीक है,
सैलरीज फिक्स्ड होती हैं, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी अगर काम नहीं है, सरकार जो है वो देती रहती है सैलरीज। ओके, देन इकोनॉमिक इक्वालिटीज, क्या मतलब है इस चीज का, इकोनॉमिक इक्वालिटीज का, यहाँ पे रिच को भी उतना ही वेटेज दी जाती है जितनी पुअर को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेल्थ इज अपोर्शन्ड बाय फ्यू, जो पैसे है वो कुछ हाथों में नहीं रहता, सबको बराबर जो चीजें चाहिए वही बनती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिच को चाहिए सिर्फ वही बनेगी, या जो सिर्फ पुअर को चाहिए वही बनेगी, वो सारी पब्लिक को एक जैसा ही देखती है। ओके, देन ये नहीं है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को यहाँ पे चॉइस करने का हक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार कह देती है कि तुमने मांगना नहीं है या तुम चूज मत करो, बट उसके पास गुड्स ही नहीं है बेचने के लिए, ज्यादा वैरायटी नहीं है बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं बचती है यहाँ पे। देन मिनिमम रोल किसका है यहाँ पे, प्राइस मैकेनिज्म का। मैंने कल आपको ये वर्ड बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि यार वहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते हैं तुम जितनी मर्जी डिमांड बनाते रहो, तुम जितनी मर्जी सप्लाई करते रहो, प्राइस वही होएगी जो मैं बताऊंगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। आपको पता होंगे इसके कंसेप्ट्स के बारे में, पढ़ा हुआ है आपने, प्राइस सीलिंग्स, प्राइस फ्लोर, मैक्सिमम प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। इट इज नॉट सेट ऑन द बेसिस कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, जो सरकार को सही लगता है वो वही फिक्स करती है। ओके, देन इसके सोल्यूशन बड़े इजी हैं यार। क्या सोल्यूशन होगा इसका, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का, एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू वेलफेयर, वेरी गुड। डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, what is beneficial for whole economy will be produced, how to produce, टेक्निक्स जो बेनिफिशियल होंगी इकोनॉमी के लिए, नॉर्मली यहाँ पे वो लेबर इंटेंसिव ही चूज करता है, क्योंकि अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इट विल बी, मैंने बताया, इट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर होल इकोनॉमी। ओके, देन deciding about consumption, saving and investment, everything shall be done on the basis of social welfare। जो उसको लगेगा कि यार सोसाइटी के लिए सेविंग्स करनी जरूरी है, करेंगे, वो बोलेंगे लोगों को सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी होगी, सरकार करेगी। अब जैसे अगर आप बात करो कि इस पेंडेमिक के टाइम पे उस सरकार के पास भी कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यूज नहीं थे, लेकिन उन्होंने खर्चा किया ही है यार, ठीक है। उसको पता है कि सोशल वेलफेयर के लिए ये चीजें जरूरी हैं, वैक्सीनेशन जरूरी है, या फ्री में मास्क देने जरूरी है, या कुछ भी और चीज करनी जरूरी है, सरकार ने किया है यहाँ पे। ओके, मेरिट्स क्या है इसके सोशलिज्म के, जो के डीमेरिट्स थे ना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के, वो सारे के सारे इसके मेरिट्स हैं। हमने वहां पे कहा था कि इनइक्वालिटी होती है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इज देयर, देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कभी देखी है कि रेलवेज की कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, एटॉमिक एनर्जी की कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, खरीद लो यार इसको, ठीक है, देयर इज नो एडवर्टीजमेंट, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो बेटर यूटिलाइजेशन होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज होता है यहाँ पे, क्यों, मैंने अभी आपको बताया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं। इट हेल्प्स द कम्युनिटी टू अवॉइड क्लास वॉर। व्हाट इज क्लास वॉर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है सोसाइटी, यहाँ पे तो ऐसा कुछ सेक्शन ही नहीं है, वो सबको एक जैसा देखती है। जब क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड ही नहीं हुई तो लड़ाई कहां से होगी, उसके अकॉर्डिंग कोई क्लास ही नहीं है। वो कहता है रिच भी उसी में बैठेगा, जनरल जो पुअर है वो भी वहीं पे जाएगा, करना तो पड़ेगा ये चीज। ओके, सोशलिज्म, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इट इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड टू ऑफ लिविंग टू पीपल। यहाँ पे ना एक पॉइंट है, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा, मे बी आपके मॉड्यूल में एक लाइन है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, राइट टू वर्क इज गारंटेड, तुम्हें काम मिलेगा गारंटेड है, बट चॉइस ऑफ वर्क इज नॉट गारंटेड। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है कि यार तुम्हें काम तो मिलेगा, बट क्या काम मिलेगा वो गारंटी नहीं है। लाइक मनरेगा स्कीम थी, ठीक है, 100 डेज की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वो गारंटी करता है आपको, ठीक है, लेकिन क्या काम देंगे वो आपको नहीं पता। ओके, तो ये ना कई बार यही वाली पूरी लाइन उठ के क्वेश्चन में आती है कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी थी जिसमें राइट टू वर्क इज गारंटेड बट चॉइस ऑफ वर्क इज नॉट गारंटेड, ऐसी कौन सी इकोनॉमी थी, इट इज सोशलिस्टिक। देन लेबर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये पॉइंट रिपीटेड है। देन
यहाँ पे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अब वहां पे जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन की होती है, यहाँ पे बैलेंस्ड होती है, पूरी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती है। ओके, देन डीमेरिट्स क्या होंगे इसके, लास्ट पॉइंट सॉरी, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये क्या चीज है, गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन तो चलो अब खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या होगा कि फ्यूचर सेव हो जाता है लोगों का। ओके, डीमेरिट्स क्या होंगे इसमें, देखो डीमेरिट्स में सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। रीजन क्या है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने का, बिकॉज देर इज नो वेराइटी ऑफ गुड्स, देर इज नो कॉम्पिटिशन ओवर हेयर, ठीक है, इसलिए नहीं होती है। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट की, दैट इज चाइना। चाइना सोशलिस्टिक इकोनॉमी है लेकिन सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है यार, ठीक है, उनके अपने ही मुद्दे हैं। ओके, वो बाकी सबको नीचे करते हैं और अपने आप को उठाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स अ प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, एक्सेसिव पेपर वर्क। डिपार्टमेंट एक जगह पे साइन करवाया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर मतलब यार डिले होता रहेगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही ये है कि एक काम जल्दी में नहीं होगा, बहुत डिले के साथ होगा। ओके, इन सब का मतलब क्या है, ये रेड टेपिज्म हो गया, फेवरेटिज्म, ब्राइब्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिश्वतें देके काम होता है, आपके ऐसे काम नहीं होगा। ओके, देन इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एज देयर इज स्टेट। अब देखो स्टेट वर्ड आ गया ना, नो हियर स्टेट डजंट मीन कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मीन स्टेट। देन क्या कहते हैं, इंडिविजुअल को कि वो अपने नहीं खरीद सकता। सोशलिज्म टेक अवे द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। देन इट विल नॉट नेसेसरी प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव फॉर हार्डवर्क, मैंने बताया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं क्या होती है, आपकी सैलरी फिक्स्ड है। ओके, वहां पे ऐसे कोई टारगेट बेस्ड जॉब्स नहीं होती हैं, प्राइवेट कंपनी ज्यादा टारगेट बेस्ड होती हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड सैलरी है जो आपको प्रोवाइड की गई, बहुत कम इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड, क्योंकि यहाँ पे यार अलाउंसेस ही बहुत ज्यादा है। अलाउंस समझते हो, ठीक है, कि यार आपको पेट्रोल का मिल जाएगा, रीइंबर्समेंट एक तरीके से ऐसे समझ लो, बस वो दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया जाता। इंसेंटिव ना देने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या होता है, डिमोटिवेशन, लोग अपने आप को पुश नहीं करते बेस्ट करने के लिए। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब एडमिनिस्ट्रेड का जो सरकार बताती है, ठीक है, जो कि सरकार डिक्टेट करती है, जैसे मैंने अभी बताया ना एमएसपी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की एक एग्जांपल है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि नॉर्मली ग्रेन्स के, व्हीट के केस में होती है। ओके, एमएसपी क्या मार्केट के फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड हुई थी, नो, दैट इज अकॉर्डिंग टू सोशल वेलफेयर। अगर सरकार को लग रहा है कि यार किसान को कम पैसे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा रेट डिस्क्राइब कर देगी वहां पे, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन योर मार्केट फोर्सेस। ओके, देन सोशलिज्म में कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, बाय कोई वैरायटी नहीं है गुड्स की, होएगी एक दो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां से होएगी। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल एज इट रिस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ। कहते हल्की फुल्की मिक्स्ड चल सकती है, लेकिन पूरी की पूरी सोशलिस्टिक हम नहीं उसको बोलते कि होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ को नहीं प्रमोट करेगी, इट विल रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ। क्लियर? ओके, एनी डाउट इन सोशलिज्म? ओके, लास्ट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यार प्राइवेट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ठीक है, सोशलिज्म के अपने डिमेरिट्स हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जाती हैं, तो मिक्स्ड एक वाला रास्ता है जो कोशिश करता है कि यार दोनों के मेरिट्स अपना ले। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री सेक्टर्स। अब ये थ्री सेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर होगा एंड कंबाइंड होगा दोनों का। जैसे कि हमने इंडिया की कल एग्जांपल ली थी, यहाँ पे कुछ सेक्टर सिर्फ प्राइवेटाइज्ड है, वहां पे गवर्नमेंट घुसती ही नहीं है। ओके, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में, एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो दोनों मिलके चलाते हैं, उसमें प्राइवेट बंदा भी है, उसमें सरकार भी है। ओके, देन इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। व्हाई इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे सोशलिज्म का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, टैक्सीज हैं जैसे यार हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिस्क्राइब करती है,
गवर्नमेंट ही बताती है कि आरबीआई कितना रेट डिस्क्राइब करेगी। तो प्लानिंग जो कर रही है, प्लानिंग वो कौन कर रही है? सरकार, ठीक है। हाँ, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती है, लेकिन बैक फुट पे तो सरकार ही खेल रही है। यहाँ पे जो प्राइवेट बंदा है वो अपने नाम पे चीजों को ओन कर सकता है, लेकिन जो सारी रेगुलेशंस है, रूल्स है, वो सरकार बताएगी। दैट्स व्हाई इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीजन का मतलब क्या है? एरिया, ठीक है। प्राइवेट बंदा हमेशा वहां पे जाके कंपनीज लगाता है जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो, ठीक है। वो कभी भी अंडर डेवलप्ड एरिया में जाके फैक्ट्री को नहीं लगाएगा। सरकार किस एरिया में जाके फैक्ट्री को लगाएगी? अंडर डेवलप्ड एरिया में, क्योंकि उसको उसको उठाना है। इट मींस जो रीजन इस्टेब्लिश्ड था वो तो ठीक है, जो नहीं स्टैब्लिश था उसको सरकार स्टैब्लिश कर देगी। तो देयर विल बी अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजन, हर एक स्टेट, हर एक शहर इक्वली डेवलप करेगा यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटीज। ओके, ड्यूअल प्राइसिंग, हाँ ये अच्छा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग का मतलब दो तरीके से प्राइसिंग यहाँ पे डिसाइड होएगी। क्या क्या है वो दो तरीके? एक तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड होगा, दूसरा जो सरकार बताएगी, ठीक है। अब मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे तो जो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। ओके हो गया वहां पे, तो ठीक है। जिन चीजों में सरकार को लगता है कि मार्केट फेल हो जाती है या मार्केट सही से डिसीजन नहीं ले पाती है, वहां पे फिर सरकार इंटरफेयर करती है। फिर सरकार वहां पे आके क्या देती है? एमएसपीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हम प्राइस सीलिंग्स ऐसे भी बोल सकते हो, प्राइस फ्लोर्स। ड्यूअल सिस्टम है, दो तरीके से प्राइसेस डिसाइड होती हैं, एक मार्केट डिसाइड करती है, दूसरा सरकार डिसाइड करती है। चलिए सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन भी यार बड़ा इजी है। सॉल्यूशंस, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सॉल्यूशंस किस बेसिस पे लिया जाएगा? प्रॉफिट। और जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे सोशल वेलफेयर, ठीक है, एज पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। वेरी सिंपल। मेरिट्स क्या होंगे इसके? मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट कैरीज द मेरिट्स ऑफ बोथ, दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाती है। किस किस के? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, एक बंदे को हक है जीने का, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू स्पीच बोल सकता है बंदा यहाँ पे। प्राइस मैकेनिज्म अलाउ किया जाता है कि प्राइसेस को फिक्स किया जाए। हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यूअल सिस्टम है तो प्राइस मैकेनिज्म का भी रोल होता है। पहले तो ना यार सरकार मार्केट के ऊपर ही छोड़ती है, ठीक है, कि कर लो जो प्राइस तुम्हें डिसाइड करनी है। अगर सरकार को लगता है कि यार हाथ जो चीजें हैं वो हाथ से बाहर जा रही हैं, फिर सरकार इंटरफेयर करती है। इट मींस प्राइस मैकेनिज्म तो है ही यहाँ पे। ओके, देन इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड क्लास स्ट्रगल जो होता है वो रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट बंदा क्लास वॉर बढ़ाने की कोशिश करता है थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, सरकार उसको कम करने की कोशिश करती है, क्लास वॉर को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। यू अंडरस्टैंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इट मींस रिच को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गरीब को उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड सच एज डिप्रेशंस कैन बी अवॉइडेड। क्यों? डिप्रेशन आने से पहले सरकार कुछ ना कुछ मेजर ले लेगी, ठीक है। लाइक अगर हमारी इकोनॉमी में लास्ट ईयर अगर सरकार ना चीजों को कंट्रोल करती तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चले जाते, ठीक है। लेकिन सरकार नेसेसरी रेट्स को, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उन सब चीजों से इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है ताकि डिप्रेशन उतना ही आए जितना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सारे का सारा प्राइवेट बंदों के हाथों में होएगा ना, ठीक है, तो फिर सीवियर डिप्रेशन आने का चांस है, जैसे कि 1930 में आया था। 1930 में देयर वाज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सारा कुछ प्राइवेट बंदे के हाथ में था। ओके, तो इस वजह से सीवियर आ गया था डिप्रेशन, क्योंकि सरकार को तो वो कुछ बोलने ही नहीं देते थे। उसके बाद उनको लगा कि हाँ यार, जब तक सरकार नहीं है तब तक नेसेसरी मेजर्स नहीं लिए जा सकते हैं। ओके, इट हेल्प्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू हैव रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को उठने में हेल्प करती है। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव देती है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि प्राइवेटिज्म है इसमें, ठीक है। अगर कोई बंदा इनोवेशन लेके आएगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रैपिड इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान प्रायोरिटीज। क्या है ये? इसका मतलब क्या है?
सरकार प्लानिंग करती है कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे लेके आना है। प्राइवेट बंदा तो कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं करेगा। ओके, प्लान प्रायोरिटीज का मतलब समझते हो, कौन से एरिया को पहले प्लान प्रायोरिटी है कि इसको डेवलप करना है, फिर वहां पे सारे मेजर्स लिए जाएंगे कि यार यहाँ पे SEZ डिक्लेयर कर दो इस एरिया को, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेशन दे दो, यहाँ पे जो भी बंदा फैक्ट्री लगाएगा उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ भी उसके ऊपर रूल्स नहीं लगेंगे, रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये सब कौन कर सकता है? प्राइवेट बंदा तो कर नहीं सकता, ठीक है। सरकार, डिसएडवांटेज जो है कट थ्रोट कंपटीशन की वो कम होती है लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू। कट थ्रोट कंपटीशन जानते हो, गला काटने वाला कंपटीशन, जो कि प्राइवेटिज्म में होता है। अगर प्राइवेटाइजेशन है ना तो एक दूसरे का गला भी काट देंगे लोग ड्यू टू कंपटीशन, लेकिन अगर सरकार को लग रहा है कि यार कंपटीशन एक्सेप्ट हो रहा है और ये हार्म कर सकता है किसी भी बंदे को, तो वो रूल्स बना देगी। लाइक मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ इस चीज को, हमारे पास यहाँ पे मोनोपोलीज के रिगार्डिंग एक एक्ट है, कंपटीशन का एक एक्ट है इंडिया में, ठीक है, इंडियन कंपटीशन एक्ट है। वो बताता है कि यार जो भी बंदा एक्सेस कंपटीशन में जाएगा या जो भी बंदा गलत चीजें करेगा उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। थ्रू रूल्स वो एक्सेसिव कट थ्रोट कंपटीशन को कम करता है। ओके, व्हाट आर द डीमेरिट्स? लास्ट पॉइंट टू डू फॉर टुडे। It is characterized by excessive control by state, resulting in reduced incentive and constrained growth of private sector. इसमें क्या बोल रहा है? दो सेक्टर हैं, ठीक है, साइड बाय साइड, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लेकिन सारे के सारे जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इतने सारे से ग्रो नहीं करता। ये एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट क्या होता है? को लगता है चीज हम करेंगे उसमें हमें इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव का मतलब प्रॉफिट। इतने सारे यार इन्होंने पेपर वर्क लगा दिया, इतने रूल्स लगा दिए, इसको पूरा ही नहीं कर सकते हम लोग। ओके, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। कई बार ऐसा होता है डोमिनेट कर रही होती है या प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है। हम कहीं पे भी ये नहीं देखेंगे कि चीजें 50-50% चल रही है। हमें दोनों को मैच करना चाहिए, तभी एक इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगर गवर्नमेंट नहीं है मिक्स्ड, लेकिन अगर रोल रिवाइज नहीं करने लग जाएगी, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करने लग जाएगा और फिर चीजें आ जाएंगी जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होती हैं। क्लास वॉर शुरू हो जाएगी, इनइक्वालिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू डिस्प्रपोर्शनेटली, का मतलब समझते हो? अननेसेसरली। प्रोपोर्शन इतना होना चाहिए था, इतना ज्यादा ग्रो कर गया। Clear? Okay, this was your second chapter, unit 1. Tomorrow we will start with law of demand, which is very important chapter. बात करती हूँ मैं हमेशा उसके बारे में। कल हम वो स्टार्ट करेंगे, इतना क्रिएट करके आइएगा। In case of any doubt, please let me know. Okay, thank you very much. Bye bye, take care. मैम ये ब्लिंक कर रहा है।